बैक टू सिविल ज्ञान और आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। शाम के बज गए हैं 8 और हम लोग एसएससी जेईई की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। बेसिकली हमने यहाँ पे 2 मॉक लगाए थे, तो वो तो मॉक जो थे आपके क्या कहते हैं कि प्रीवियस पेपर के हिसाब से मैंने जो क्वेश्चन आपके आने वाले थे उस पर किया था। लेकिन आज की क्लास में हम लोग खुद ये देखेंगे कि जो हमारा पेपर 23 मार्च 2021 को हुआ था, 23 मार्च को जो हमारा पेपर हुआ था, उस पेपर के अंदर जो मेरे क्वेश्चन आए थे एसएससी जेईई सन 2022 का हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि पीवाईक्यू में आपके क्वेश्चन कैसे आए थे। मतलब जेईई के एग्ज़ाम में जो आपका जीके जीएस का क्वेश्चन था वो आपका किस तरीके से आपका आया था और वहाँ पे क्या क्वेश्चन का लेवल था, करंट अफेयर क्या थी, जीके जीएस में पॉलिटी क्या थी। बेसिकली होता क्या है, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर को जानना आपको ज़रूरी होता है। तो उसी क्रम में हमने यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लेकर आए हैं। चलो आज हम देखते हैं कि मॉर्निंग के शिफ्ट के ये पेपर हैं और यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे एग्ज़ाम में किस लेवल का क्वेश्चन है और हमको किस तरीके से अपनी तैयारी को और बेहतर बनानी है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शाम को ठीक 8 बजे आपकी क्लास आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका साइंस का है जो कि पूछा गया है कि सोनार में एन का क्या अर्थ होता है। आप सभी जानते हैं कि सोनार का जो आपका होता है इसमें आपको बताना है कि एन का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो नैनो होता है नेगेटिव, ऑप्शन नंबर 3 न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर 4 आपका नेविगेशन है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि सोनार में एन का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पे भाई जो सोनार में आपका एन होता है, ये आपका एन का मतलब होता है नेविगेशन। ठीक है, नेविगेशन। तो सोनार से आप लोग समझ भली बात परिचित ही होंगे और इस सोनार में पूरा जो फुल फॉर्म होता है सोनार का वो आपका क्या होता है कि साउंड एंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होता है? साउंड एंड नेविगेशन एंड आपका रेंजिंग। तो यहाँ पे एन का पूछा है तो आपका एन का हो जाएगा 4, मतलब ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सोनार का यूज कहाँ पे होता है? समुद्र के अंदर गहराइयों को नापने के लिए हम लोग सोनार का उपयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आया था। तो आप लोग समझ लीजिए, जैसे सोनार है तो हो सकता है सोनार से मिलता जुलता अब आपके एग्जाम में जो है लेजर का पूछ ले कि लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मतलब आप प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से एक एनालाइज लगा पाते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। या कोई भी टीचर अगर एग्जाम यूट्यूब के क्वेश्चन या कहीं पे कराता है तो प्रीवियस ईयर हिसाब के लेकर ही चलता है। तो आप लोग खुद एक बार देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस तरीके से आपका आया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, बढ़ने से पहले यहाँ पे आपके लिए जानकारी है कि सोनार में जो पूरा होता है यस ओ का मतलब साउंड होता है और एन का मतलब नेविगेशन होता है और एक मतलब एंड रेंजिंग, मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यहाँ पे आपका एन का पूछा गया, नेविगेशन आपका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 1954 तक एक पुर्तगाली उपनिवेश था। ऑप्शन नंबर 1 है दादर और नगर हवेली, ऑप्शन नंबर 2 पुदुचेरी, ऑप्शन नंबर 3 लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर 4 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि 1954 तक कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पुर्तगालों का उपनिवेश था। तो भैया जो पुर्तगालों का उपनिवेश था तो वो आपका था दादर और नगर हवेली, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका क्या, करेक्ट आंसर। तो दादर और नगर हवेली क्या था? 1954 तक पुर्तगालियों का उपनिवेश था। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, दादर और नगर हवेली के बारे में कहा जा रहा है कि 1783 और 1785 में पुर्तगाल के नियंत्रण में आ गए थे। गोवा पार्टियों के स्वयंसेवकों ने स्थानीय निवासियों के सहयोग से 2 अगस्त 1954 को पुर्तगाली शासन को समाप्त कर दिया। दादर और नगर हवेली 1961 में भारत के संविधान के 10वें संशोधन के तहत भारत का एक केंद्रशासित प्रदेश बन गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस संशोधन को? तो 10वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था, ये भारत का यूनियन टेरिटरी बना था। 26 जनवरी 2020 से लागू 2019 में दमन और दीव और दादर और नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेश को विलय के लिए संसद में एक विधेयक पारित किया गया था। अच्छा हाँ भाई, आप लोग ये जान लीजिए कि दादर और नगर हवेली और दमन और दीव ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन इनको अब आपस में विलय कर दिया गया है। दादर और नगर हवेली और दमन एवं दीव इन दोनों को मिला करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका गौतम बुद्ध और महात्मा बुद्ध से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया गौतम बुद्ध के जो उपदेश था मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं। तो गौतम बुद्ध के उपदेश कहाँ पाए जाते हैं आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका तीसराना,
तिसरना, विनय पिटक, शुद्ध पिटक या अभिधम पिटक। आपको बताना गौतम बुद्ध के उपदेश कहाँ पाए जाते हैं। तो भैया जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सुत्त पिटक। सुत्त पिटक के अंदर जो था ये गौतम बुद्ध के उपदेश पाए जाते हैं। तो अच्छा देखो, गौतम बुद्ध की बात आई है तो हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था। तो ये आपका सारनाथ के अंदर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, जब इन्होंने उपदेश दिया था इस उपदेश को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन से इस घटना को जानते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। और इनके जुड़ी बातें हैं कुछ, जैसे कि इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर के अंदर। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। और महापरिनिर्वाण इस घटना को कहा जाता है। और गृहत्याग की घटना को महानिष्क्रमण कहते हैं। ज्ञान की प्राप्ति जो उनको हुई थी बोधगया में हुई थी। ठीक है, और इनके एक पुत्र थे, उन पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। और बौद्ध संगीतिया आपको पता ही होगा, हमने कल रिवाइज किया था बौद्ध संगीतिया। देखो हमने कल क्वेश्चन किया था ना, बौद्ध संगीतिया में राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडल, कश्मीर, पहली बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति। और फिर उसके बाद इनके कौन कौन क्रम में? तो अजातशत्रु से, कालाशोक थे, अशोक थे, कनिष्क थे। तो इनके क्या थे? वो उस समय शासनकाल में थे। तो गौतम बुद्ध और महात्मा बुद्ध इन दोनों को आप लोग पढ़ के जरूर जाइएगा। यहाँ से आपको 100 नंबर मिल जाएगा। बिल्कुल कुछ है नहीं, पढ़ लीजिएगा, वही क्वेश्चन बार बार आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पहला शासक था जिसने अपनी प्रजा और अधिकारों को पत्थरों की सतहों पर, प्राकृतिक चट्टानों और पालिश किए गए खंभों पर अपना संदेश अंकित किया था। निम्नलिखित में से कौन पहला शासक था जिसने अपनी प्रजा और अधिकारों को पत्थरों की सतहों पर? तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 बिंबिसार, ऑप्शन नंबर 2 बिंदुसार, ऑप्शन नंबर 3 अशोका, ऑप्शन नंबर 4 चंद्रगुप्त मौर्य। तो इनमें से कौन ऐसा शासक था जिसने क्या किया था? अपने अभिलेखों, अपने बातों को क्या पत्थरों की सतहों पर खुदवा दिया था। तो ये कौन थे भैया? तो ये थे अशोक। क्या नाम था इनका? अशोक नाम था। ये आपके मौर्य साम्राज्य के शासक थे। कहाँ के थे? मौर्य साम्राज्य। अगर आपसे पूछे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और जो बिंबिसार था, बिंबिसार कौन था? तो ये हर्यक वंश का संस्थापक था। कौन सा था भैया? तो हर्यक वंश का संस्थापक क्या था? बिंबिसार था। ठीक है, और उसके बाद जो बिंदुसार था वो क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका जो पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार था। तो उसका पुत्र जो है वो मगध की गद्दी पर बैठता है। तो सेकंड शासक यही था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने भैया राजवंश की स्थापना की ही थी मौर्य साम्राज्य की। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान है? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 1 रायपुर, ऑप्शन नंबर 2 कलकत्ता, ऑप्शन नंबर 3 कटक, ऑप्शन नंबर 4 दार्जिलिंग। आपको करेक्ट आंसर इसका बताना है कि किस स्थान पर इनका जन्म हुआ था। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पे हुआ था भैया? कटक हुआ था। कटक कहाँ पे आपका है? उड़ीसा में स्थित है। और उड़ीसा कटक में ही आपका जो है चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। क्या स्थित है? चावल अनुसंधान केंद्र जो आपका यहीं पे स्थित है। अब सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ है तो 23 जनवरी को इनका जन्म दिवस होता है। तो 23 जनवरी को हम लोग एक दिवस के रूप में मनाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पराक्रम दिवस। क्या कहते हैं? पराक्रम दिवस आपका जो है वो 23 जनवरी को ही मनाया जाता है। ठीक, अगर हम बात करें 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा हो गया इनका जन्म स्थान। इनकी एक पुस्तक नाम है, उस पुस्तक का नाम क्या है? इंडिया स्ट्रगल। क्या नाम है? इंडिया स्ट्रगल। इनकी क्या है? प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। ठीक, और उसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी। किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 1939 में इन्होंने की थी। और 1938 के हरपुरा अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो इतनी सारी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिल गई है, तो आप सबको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया था? ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कहाँ पे? तो कटक में है। तो ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला ज्योग्राफी का क्वेश्चन है जो कि प्लेट विवर्तनिकी से क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि पृथ्वी का जो स्थल मंडल है कितने प्रमुख प्लेटों में डिवाइड किया गया है? 5, 11, 9, 7। तो आपको ये बताना है कि कितनी प्रमुख प्लेटों में इसको डिवाइड किया गया है। तो भैया ये आपका जो किया गया है
7 प्लेटों में, 7 प्रमुख प्लेटों में इसको क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो जियोग्राफी से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, पॉलिटी से भी देखने को मिल रहा है, तो हर एक तरीके से आपको क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल रहा है। भैया अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और लोगों के पास को शेयर भी कर दीजिए। शेयर जितना आप लोग करेंगे, जितने लोग आएंगे और लोगों के पास पहुँच पाएगी हमारी क्लास। अगला क्वेश्चन आपका है, IUCN जो कि एक इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन है, ठीक है, सूची विश्व की जैव विविधता के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। तो यहाँ बताना है कि जो IUCN आपका है, सबसे पहली बात IUCN क्या करता है, ये आपका इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। ठीक है, जो क्या करता है, लुप्त प्राय जो प्रजातियाँ हो जाती है उनके बारे में ये रेड लिस्ट जारी करता है। तो ये महत्वपूर्ण संकेतक क्या है, रेड लिस्ट जारी करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, IUCN के बारे में ये ध्यान रखना है, मतलब जो भी आपकी प्रजाति हैं, कोई भी आपका जो है वो अगर विलुप्त हो जाता है तो उसके बारे में ये रेड लिस्ट, ये डेंजर्ड हालत में है, किसी भी कंडीशन में है, तो वो उनके बारे में क्या करता है, ये आपका इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक संकेत जारी करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखो, यहाँ पे पॉलिटी से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो शिक्षा के अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद बताना है आपको, 21A है, 21 है, 32 है, 74A है। तो आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद। तो ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन देखो है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 21A। तो अनुच्छेद आपका 21A जो है वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जो कि आपका ये जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, ये आपका जोड़ा गया है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आर्टिकल 32 में क्या है, ये आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। तो देखो पॉलिटी से भी आपका क्वेश्चन आया है। देखो पॉलिटी में आप लोग जो है कुछ पढ़िएगा या मत पढ़िए, बस एक चीज़ जरूर पढ़ के जाइएगा आप लोग, मौलिक अधिकार पूरा पढ़ लीजिएगा, जो कि भाग 2 में 12 से 35 तक है। और अभी हाल ही में चुनाव हुआ है राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति का जो पूरा मौलिक मतलब जो आपके पॉलिटी में है। फिर उसके बाद अभी देखो हाल ही में आपके अटॉर्नी जनरल चेंज हुए हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति चेंज हुए हैं। तो ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये छाँट के आप लोग इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कोई क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं पीछे, नहीं, आगे बढ़ते हैं। डिसीज़ से भी आपको क्वेश्चन आता है, डिसीज, वायरस, रोग वगैरह से भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा वायरल रोग कौन सा है, तपेदिक, जीका, कुष्ठ रोग, टाइफाइड। तो इनमें से कौन सा आपका वायरल रोग है। तो भैया यहाँ पे जो जीका है आपका, ये आपका एक वायरल रोग है, वायरल डिसीज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से भी आपको क्वेश्चन आता है। कंप्यूटर से क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, पूछा गया कंप्यूटिंग में एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है, कंप्यूटर डैश एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करता है। तो इनमें से कौन सा, राउटर ऐसा काम करता है, फायरवॉल करता है, नेटवर्क स्विच करता है, गेटवे करता है। तो ये जो आपका फायरवॉल होता है, ये काम आपका क्या करता है, फायरवॉल। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका कंप्यूटर से भी क्वेश्चन देखने को मिला है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से भी देखने को मिलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे देखो फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऊष्मा की मात्रा पूछा है, तो ऊष्मा की मात्रा का SI मात्रक क्या होता है। तो ऊष्मा की मात्रा का SI मात्रक आपका जूल होता है। बिल्कुल टाइम इसमें नहीं देना क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है, पुस्तक से भी क्वेश्चन पूछा गया है। पुस्तक द इकोबॉग पुस्तक किसने लिखी थी। तो द इकोबॉग पुस्तक किसने लिखी है। तो आपको बताना है JK रोलिंग ने लिखी है पुस्तक। किसने लिखी है, JK रोलिंग ने इस पुस्तक को लिखी है, द इकोबॉग पुस्तक, JK रोलिंग। अगला क्वेश्चन आपका है, न्यूट्रॉन डैश परमाणुओं को छोड़कर सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और कार्बन आपका है। तो आपको यहाँ ही बताना है कि न्यूट्रॉन जो होते हैं डैश परमाणुओं को छोड़कर सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होते हैं। तो किसमें, तो हाइड्रोजन जो आपके न्यूट्रॉन होते हैं, ये आपके हाइड्रोजन परमाणुओं को छोड़कर क्या होते हैं, परमाणुओं के सभी नाभिकों में क्या होते हैं, आपके मौजूद होते हैं। जैसा कि ऑक्सीजन में भी होगा, नाइट्रोजन में भी होगा, कार्बन में भी होगा, लेकिन आप ये जो हाइड्रोजन में होगा वो आपका उसमें नहीं होगा न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ए हो जाएगा। ये भी आपके SSC के PIQ में आया है, 23 मार्च 2021 को जो पेपर आपको हुआ था मॉर्निंग सेशन में, उसमें क्वेश्चन आपका ये आया हुआ है।
अगला क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे भी डिसीज से संबंधित क्वेश्चन है। किस खनिज की कमी से अस्थिरता हो सकती है, अस्थि सुस्थिरता हो सकती है? लोहे की कमी से, कैल्शियम, सोडियम, फ्लोराइड। तो आप लोग जितने भी विटामिन होते हैं, विटामिन जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन बी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, विटामिन सी आपका एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी आपका कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, विटामिन बी वन होता है, विटामिन बी वन क्या होता है आपका, थायमीन होता है। क्या होता है, थायमीन होता है। विटामिन ए आपका क्या होता है, फिर आपका टेकोफेरॉल होता है। ठीक है, विटामिन के आपका फ्लूग्नान। तो जितने विटामिन होते हैं उनसे कौन से रोग होते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आपको पढ़ लीजिएगा, इसको भी आपको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कौन से मिनरल की कमी से अस्थि सुरता, मतलब अस्थि से संबंधित कौन सी बीमारी हो सकती है? लोहे की कमी से तो क्या होता है, एनीमिया होता है। सोडियम मतलब नमक की कमी से, अगर हम लोग कहें नमक, अगर आयोडीन की कमी होगी नमक में तो उसमें कौन सा होता है, तो घेंघा रोग होता है। फ्लोराइड से हमारा क्या होता है, पानी में अगर फ्लोराइड ज़्यादा या कम होगा तो डेंटल कैविटीज़, बोन फ्लो से ये सब रोग होता है। तो लेकिन जो अस्थि वाला क्या होता है, ये आपका कैल्शियम से होता है, मतलब कैल्शियम की अगर कमी होगी तो अस्थि सुरक्षता हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका आंसर नंबर 2 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है दंती बांध और डैम से भी क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पूछा गया दंतीवाड़ा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है? तो आपका जो दंतीवाड़ा बांध भैया कहाँ पे बना हुआ है, तो ये आपके कहाँ पे है, बनास नदी पर बना हुआ है। कहाँ पे, बानास नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ी जानकारी इनके बारे में है कि दंतीवाड़ा बांध गुजरात में बनास नदी पर बनाया गया है। बांध का निर्माण बाढ़ को नियंत्रित करने और सिंचाई के पानी उपलब्ध करने के लिए किया गया था। यह एक मिट्टी की चिनाई वाला बांध है जो कि 1965 में बांध खोला गया। बांध की ऊंचाई कितनी थी, 61 मीटर थी, और लंबाई कितनी है, 4832 मीटर है। तो इस तरीके से आपको दंतीवाड़ा बांध जो कि गुजरात में स्थित है, बानास नदी पर बना है, तो आपको बता देना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, दंतीवाड़ा बांध गुजरात में बानास नदी पर स्थित है। आपको इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पे देख लीजिए, पॉलिटी से क्वेश्चन है, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करता है। तो आप सभी को पता है कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपका 5 प्रकार के रिट जारी करता है। कौन कौन से, पहला आपका है बंदी पदच्छीकरण, बंदी पदच्छीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, तो और जो है हाँ अधिकार परीक्षा। तो 5 प्रकार के जो रिट जारी करता है, तो उसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा नहीं जारी करता है। तो निषेध होता है, परमादेश होता है, क्यू वारंटो भी होता है, हम लोग अधिकार परीक्षा कहते हैं, एक आपका उत्प्रेषण होता है। तो अनापनियो ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति के साथ निवेश किया गया है, निम्नलिखित में से कौन से उन रिटों में से एक नहीं है? तो आर्टिकल 32 के तहत क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, आप सभी को पता है। तो उनमें से कौन सा ऐसा एक नहीं है जो नहीं जारी करता है? तो अनापनियो ऐसा कोई नाम ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अगला क्वेश्चन फिर आपका जो है पॉलिटी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो अल्पसंख्यक के हितों से संबंधित कौन सा है, आपको बताना यहाँ पे कौन सा है। तो जो अनुच्छेद नंबर आपका 29 है, आपका जो आर्टिकल नंबर 29 है, ये जो अल्पसंख्यक के हितों से संबंधित संरक्षण है। ठीक है, अनुच्छेद 18 में आपका क्या है, उपाधियों का अंत क्या है, और अनुच्छेद 18 में आपका उपाधियों का अंत है। और अनुच्छेद 17 में आपका क्या है, अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत है। तो आप लोग अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक पूरा अच्छे से एकदम बिल्कुल रटा होना चाहिए। ठीक है, हर तरीके से, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। तो आपको भाग 1 में तो आपका भारत राज्यों का संघ होगा, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, मतलब मौलिक अधिकार के जितने आर्टिकल हैं सबको बोलाना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में भैया पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग खुद देख रहे हैं कि सब प्रीवियस हम लोग कर रहे हैं, वहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं पूछा गया, पूछा गया, बिल्कुल पूछा गया है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 से जुड़ा है? तो आपको पता है कि नेशनल वाटरवे एक वन है जो कि आपका प्रयागराज से कहाँ जाता है, हल्दिया तक जाता है। ठीक है, हल्दिया तक। दूसरा आपका नेशनल वाटरवे 2 जो कि धुबरी से कहाँ तक जाता है, धुबरी से आपके सादिया तक जाता है। कहाँ तक, सादिया तक। तो यहाँ पे पूछा गया नेशनल वाटरवे 2, तो कौन सा होगा, धुबरी होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वो पूछा होता 1 वे तो हो जाता हल्दिया, लेकिन यहाँ पूछा गया 2 का, तो धुबरी हो जाएगा।
ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही पूछे गए हैं, हम कोई नया क्वेश्चन नहीं लेकर आए हैं कहीं से, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका है। प्रीवियस ईयर आप देख करके एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी तैयारी कितने लेवल की है, क्या हम इन क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं, हमको और कितना पढ़ना होगा, कहाँ से पढ़ना होगा, एक एक आपको अंदाज़ा लग जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार पहली बार टेस्ट में प्रदान किया गया था। तो ये आपका जो 1986 के अंदर कब हो गया था, तो 1986 के अंदर इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है प्राप्त प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा हाँ, इस एग्ज़ाम में आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आए थे, लेकिन करंट अफेयर इसलिए हम लेकर नहीं आए क्योंकि 2021 में आपका हुआ था, ठीक है। तो ये 2020 का करंट अफेयर आया था। 2020 का करंट अफेयर करने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि 23 मार्च को ये एग्ज़ाम हुआ था 2021 में। तो इसके अंदर जो करंट अफेयर थे ये सितंबर 2020 के, अक्टूबर के 2020 के, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब पिछले एक साल तक के करंट अफेयर के क्वेश्चन इसमें आए थे, ठीक है। तो आप लोग को इस बार भी अगर नवंबर 2022 में पेपर आपका हो रहा है तो अक्टूबर 2021 तक का आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप नहीं पढ़ पा रहे तो जनवरी से आप लेकर के तब तक यहाँ तक पढ़ना पड़ेगा, मतलब पिछले 7 महीने का मिनिमम पढ़ना पड़ेगा मैक्सिमम। अगर आप अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो आपको पूरा एक साल का पढ़ना ही पड़ेगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी अपने जहन में। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो आपको बताना है, जो आपके 4 विकल्प दिए गए इन 4 विकल्पों में से कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पे आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। तो भैया इसमें एक ही ऑप्शन है, कैगा। कैगा में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, उसका नाम क्या है, कैगा कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, आपका कर्नाटक के अंदर है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कुडनकुलम कहाँ पे है, तो कुडनकुलम आपका जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये आपका कहाँ पे है, ये आपका है तमिलनाडु के अंदर है। कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर है। अगर आपसे पूछे नरोरा कहाँ पे है, तो नरोरा वाला जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और रावत भाटा कहाँ पे है, तो ये आपका राजस्थान में स्थित है। तो इस तरीके से जितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं तो आपको उनको ध्यान रखना है किस राज्य में कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जितने हमने लिखा है ये इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना था, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन विकल्प नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है जो कि साइंस का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको लोग आराम से कर लेंगे, जो कि एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम में ही आया था। तो यहाँ पूछा गया है कि रॉकेट प्रणोदन, जो आपकी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम होता है उसमें कौन सा नियम काम करता है। ध्वनि के परिवर्तन का नियम, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, ऊष्मागतिकी का नियम, न्यूटन गति का नियम। आप सभी को पता है न्यूटन के 3 नियम थे, प्रथम नियम था, द्वितीय नियम था और आपका 3 नियम था। तो तीसरा नियम क्या था, एक्शन रिएक्शन वाला था। सेकंड नियम क्या था आपका, एफ इक्वल टू एम ए इनटू था। फर्स्ट नियम क्या था कि अगर कोई वस्तु कहीं पर रखी है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, अगर एक समान गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स आपका ना लगाया जाए। तो रॉकेट के जो लॉन्चिंग सिस्टम होती है उसमें आपका न्यूटन के गति का नियम काम करता है, तीनों नियम वहाँ पर लगता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा उसके बारे में दिया हुआ है कि हाँ किस तरीके से कहाँ पे कौन फोर्स काम करता है। जैसे आप सभी को पता है कि जब रॉकेट को हम लोग लॉन्च करते हैं तो लॉन्च पैड पे जब हम लोग लॉन्च करते हैं तो वहाँ पे भैया क्या होता है कि लॉन्च पैड से जब रॉकेट को उठाने के लिए जब उसका निकास होता है तो उसकी गति या दिशा बदलने की जो बल लगता है वहाँ पर पहला नियम लगता है। मतलब जब भी लॉन्च पैड से आपका रॉकेट लॉन्च पैड से उठता है ऊपर की ओर तो वहाँ पे जो पहला नियम आता है तो वहाँ पे आपका जो आता है वो पहला नियम काम करता है, ठीक है। और जले हुए ईंधन के द्रव्यमान द्वारा रॉकेट इंजन द्वारा उत्पन्न जोर की मात्रा और आपका जो है जोर की मात्रा और रॉकेट से गैस जितनी तेज़ी से निकलती है वहाँ पे आपका कौन सा नियम होता है, वहाँ आपका दूसरा नियम लगता है। और रॉकेट द्वारा लगाया गया बल इंजन से उत्पन्न क्रिया या थ्रस्ट छेद के बराबर और विपरीत दिशा में होता है, तो यह तीसरा नियम होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि रॉकेट के लॉन्चिंग में पहला नियम भी आ रहा है, दूसरा नियम भी आ रहा है और आपका तीसरा नियम भी आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग कौन सा आंसर करोगे भैया, ऑप्शन नंबर 4 करोगे कि न्यूटन की गति का नियम आपका काम करता है। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है, अगला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस किस महीने मनाया जाता है। तो क्वेश्चन आपका है कि पर्यावरण दिवस के बारे में बात की गई है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि जो आपका पर्यावरण दिवस है वो आपको 5 जून को मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया था, तो 1974 में मनाया गया था। किसके उसमें, तो अमेरिका ने इसको सेलिब्रेट किया था पहली बार 5 जून को। तभी से हमारा जो है 5 जून को 1974 को हमारा जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो किस महीने में आता है, ये आपका जून के महीने में आता है। तो अच्छा, आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण दिवस हम बता देते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जैसे कि अगर हम आप बात करें कि आपका जो है 23 जनवरी
जो कि एग्जाम में पूछ सकता है। 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो ये आपका पराक्रम दिवस मनाते हैं, जो कि एग्जाम में भावी आने की चांस है। 16 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? 16 जनवरी को हम लोग मनाते हैं आपका भैया नेशनल स्टार्टअप डे। स्टार्टअप डे मनाते हैं 16 जनवरी को, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 25 जनवरी को हम लोग कौन सा डे मनाते हैं? 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे, ठीक है। और एक आपका होता है 22 मार्च। क्या होता है? 22 मार्च। तो 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं जल दिवस। क्या मनाते हैं भैया? जल दिवस। एक आपका होता है 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं भैया? तो 22 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं पृथ्वी दिवस। क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। एक आपका होता है 22 मई। इस दिन क्या मनाते हैं? तो विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से जो है। और फिर एक आपका होता है 25 दिसंबर। तो हम लोग क्या मनाते हैं? गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं, ठीक है। 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? तो खेल दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं, बाकी बहुत से दिवस हैं, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बार बार पूछे जाते हैं तो ये सारे दिवस हैं। इन सबको आपको ध्यान रखना है। और आपसे पूछे 10 दिसंबर को क्या मनाता है? 10 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो इस तरीके से आपके महत्वपूर्ण हमने दिवसों की चर्चा कर ली है। तो आपको दिवस भी पढ़ के जाना है, क्योंकि दिवस भी एग्जाम में देखो पूछा गया है। ये प्रीवियस ईयर का आपका पेपर है, तो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आपका बना है। अगला क्वेश्चन जो कि सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला खोली गई थी? तो ये आपकी पहली जो खगोलीय वेधशाला खोली गई थी धौलावीरा गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है जो कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। गैलेना, गैलेना क्या है? मूल रूप से एक सल्फाइड है, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, हाइड्राइड है। तो भैया गैलेना केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। गैलेना आपका क्या है? गैलेना एक सल्फाइड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, इसके बारे में हमने जानकारी लेकर आए हैं कि गैलेना मूल रूप से क्या है? एक सल्फाइड खनिज है। यह आपके लेड सल्फाइड और प्राकृतिक खनिज रूप है। गैलेना में सल्फाइड खनिजों में सबसे निम्न स्थिर विद्युत क्षमता होती है। गैलेना लेड एक प्राथमिक अयस्क है, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी यहाँ पे दे रखी है। तो गैलेना क्या प्रकार का सल्फाइड खनिज है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1953 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषित भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का अध्ययन करने वाले आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी को पता है कि भाषाई आधार पर पहला जो आपका राज्य बना था, तो वो आपका कौन सा बना था भैया? पहला राज्य आपका कौन सा बना था? तो वो आपका बना था आंध्र प्रदेश। तो लेकिन एक जो पुनर्गठन हुआ था, उस गठन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो फजल अली आयोग, आपको सभी को ने पढ़ा होगा पॉलिटी के अंदर कि फजल अली आयोग बना था, जिसके तहत पर आपका जो है पहला जो राज्य बना था आंध्र प्रदेश बना था भाषाई आधार पर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा बांध है जो कि नर्मदा नदी पर बनाया गया है? तो भैया आप सभी को पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी के ऊपर कौन सा बांध बना है? सरदार सरोवर बांध। जो आपका सरदार सरोवर बांध है यहाँ पे गुजरात के अंदर, ये आपका नर्मदा नदी पर बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सरदार सरोवर बांध से संबंधित कुछ जानकारी दी गई है कि सरदार सरोवर बांध का निर्माण कहाँ पे हुआ है, जो कि आपके नर्मदा नदी पर किया गया है। यह बांध गुजरात के केवड़िया में एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम है। इस बांध की आधारशिला पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब रखी थी? तो 5 अप्रैल 1961 को रखी थी। और 17 सितंबर 2017 को पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, जो कि 1210 मीटर लंबा है और 163 मीटर के आपका ऊँचा है। और यहाँ पे जानकारी और यहाँ पे छुपी हुई है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती से स्टैचू ऑफ यूनिटी अर्थात सरदार सरोवर बांध, मतलब जो स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण भी यहीं पे किया गया है, जो कि केवड़िया गुजरात में स्थित है। तो ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण दिवस है। तो आप सबको बता दीजिए एकता दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग बना दीजिए एकता दिवस। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा एकता दिवस आपका कब मनाया जाता है। ये जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित आपका दिवस है एकता दिवस। तो किस दिन मनाया जाता है? आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना है। अगला क्वेश्चन आपका है
जो कि कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक डैश किसी टेक्स्ट एडिटर में एक लंबवत टिमटिमाती रेखा जो उस स्थान को इंगित करती है जहां टाइपिंग की गई कोई भी चीज़ दिखाई देती है। जैसे मान लो अगर आप अपना कंप्यूटर सिस्टम खोलते हो और उसके सामने अगर आप लोग यहाँ कीबोर्ड लेके बैठे होते हो, यहाँ टिक 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 करते हो, तो यहाँ पे एक ऐसे लाइन दिखाई रहती है, लाइन दिखती है, टिमटिमाती रहती है, जहाँ पर टेक्स्ट करते हो तो वहाँ से बढ़ती जाती है लाइन, यहाँ जाती है, फिर यहाँ जाती है, फिर यहाँ जाती है, इंटर मारते ऊपर जाती है, नीचे जाती है। तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कर्सर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 की वजह से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका सौरमंडल का क्वेश्चन है कि हमारा सौरमंडल का कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे निकटतम है? तो सूर्य के सबसे निकटतम भैया कौन सा ग्रह है? ऑप्शन नंबर 1 वरुण, बुध, मंगल, शुक्र। तो भैया बुध जो है सबसे निकटतम है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? बहुत ही बहुमूल्य आंसर होगा। यहाँ आप लोग देख लीजिए, यहाँ कुछ जानकारी आपको साझा की गई है कि आपका जो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध होता है। बुध पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा बड़ा है। ठीक है, बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है और बुध के चारों ओर कोई वलय भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे कि बुध के कोई उपग्रह का नाम बताओ, तो बुध के पास कोई आपका अपना उपग्रह नहीं है। यह लगभग 36 मिलियन मील की दूरी पर सूर्य का निकटतम ग्रह है। बुध की सतह से सूर्य 3 गुना बड़ा दिखाई देगा, जैसा कि पृथ्वी से दिखता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इनका क्रम दिया गया है, ये किस क्रम में होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या है? आपका सन है, फिर मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है और आपका यूरेनस है, फिर आपका नेपच्यून है। सबसे दूर आपका कौन सा? नेपच्यून सबसे दूर स्थित है। तो इसी क्रम में है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसको हम लोग कहते हैं अरुण, इसको कहते हैं वरुण, इसको कहते हैं शनि, और फिर आपका होता है बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। ठीक, इस तरीके से आपका होता है। अब यहाँ ग्रहों से संबंधित सारी जानकारी हमने यहाँ पे लिख रखी है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ग्रहों से अगर इससे क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाने वाला, अगर आप इसको पूरा पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है कि पॉलिटी में है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार एक साथ समन्वयित संसद के दोनों सदनों के संबंधित कर सकते हैं। कौन कर सकता है? तो एक साथ राष्ट्रपति आपके कर सकते हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रपति अभी चुनाव हुआ है, राष्ट्रपति जो आपकी बनी है, राष्ट्रपति जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, इस समय राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, ये आपके मयूरभंज उड़ीसा की हैं। और ठीक है, तो ये आपके जो है पहली आदिवासी महिला हैं, तो इनको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आपके आर्टिकल हैं, राष्ट्रपति जितने संबंधित बातें हैं, आप सबको इनको याद रखना, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि अभी हाल ही में फिलहाल में चुनाव हुआ है। ठीक है, भूकंप के परिमाण और तीव्रता को रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा? बताओ, भूकंप के परिमाण और तीव्रता को रिकॉर्ड करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? तो उसके लिए हम लोग सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये आपका ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। यहाँ तक देखने के लिए, अपना साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और 23 मार्च 2021 का हमने पूरे पेपर का विश्लेषण कर लिया है। इस क्वेश्चन में हमने लगभग 30-40 क्वेश्चन किए होंगे। बाकी आपके करंट अफेयर के जो पेपर थे हमने उसको नहीं लेकर आए, क्योंकि करंट अफेयर आपकी जो आई थी 1 साल पुरानी आई थी, आप लोग कर भी ना पाते, हमको भी नहीं पता था चीज़ें। तो हमने जो जीएस क्वेश्चन लेवल था हमने उसको लेकर आए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसी तरह की बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।